Bismillahirrahmanirrahim. Homogeneous partial differential equation. In this video, I'll tell you what is homogeneous partial differential equation and how can we solve it. First of all, partial differential equation. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम एक ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास है u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 0. सो इसमें हमारे पास u क्या है. u हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एंड t दीज आर द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वेरी कर रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. और अब ये होमोजीनियस कैसे है ये गिवन इक्वेशन. जब भी हमने किसी इक्वेशन को चेक करना हो कि वो इधर होमोजीनियस है या नहीं है, तो हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करना होता है और फिर हमने चेक करना होता है कि आया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं. अगर तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो इट्स मीन कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस होगी. लेकिन बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, सो इट्स मीन कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है. सो लाइक ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, तो हमने हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हेयर u है. सो हम u की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है. तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस. बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे हो u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है. यहाँ पे कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, तब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे क्या है, u की जगह पे आप जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ जाएगा, बट राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स आएगा जीरो विच इज़ नॉट इक्वल. ठीक है. तो इट्स मीन कि जो ये वाली हमारी इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस है. सो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है. नाउ अब इसको अगर अभी ये पता चल गया कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है सेपरेबल मेथड. हम ज़्यादातर इसी मेथड को यूज़ करते हैं. By using this method we will solve the homogeneous partial differential equation. So separable method हमें क्या कहता है कि हमारे पास u ऑफ एक्स टी है, मीन्स कि हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हमने सिंपली क्या करना है कि हमने इन दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर देना है. ठीक है. मीन्स कि इसको x और इसको t विथ सम कांस्टेंट हम इसको सेपरेट कर देंगे. इसको हम कह देते हैं कि हमने एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इसको सेपरेट कर दिया. ठीक है. इसको सॉल्व करने के लिए मीन्स कि उसके दो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे आपने उसको विथ सम कांस्टेंट आपने उसको सेपरेट कर दिया. यूजुअली हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, बट यूजुअली वी यूज़ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी. और इन शॉर्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एक्स कैपिटल टी. Okay. Now let's see an example. So this is the given equation u double x is equal to 1 over k ut. अब आपकी जिस इक्वेशन में t का सिंगल डेरिवेटिव आ गया तो इट्स मीन कि वो जो इक्वेशन होगी वो हीट की इक्वेशन होगी. ठीक है. वो हीट इक्वेशन होगी जहाँ पे जिस इक्वेशन में हमारे पास टी के साथ टी सिंगल डेरिवेटिव के साथ है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास इस तरह होता u डबल टी मीन्स के टी का डबल डेरिवेटिव, तो फिर इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेव इक्वेशन. ओके. ये वाली जो है ये हमारे पास इक्वेशन है गिवन, आप इसको नंबर 1 कह दें. और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन है. हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है u ऑफ ज़ीरो टी इज इक्वल टू 0. फिर हमारे पास है u ऑफ x मीन्स कि सिंगल डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के u ऑफ ए टी.
अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास टी कांस्टेंट है इन दोनों कंडीशन में, बट हमारा जो एक्स है वो वेरी कर रहा है, मीन्स कि वो पहले ज़ीरो था बाद में वो ए हो गया, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ पे जो होता है हमारे पास एक्स वेरी कर रहा होता है बट टी रिमेन सेम, तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है, वो है यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक्स सेम है बट हमारे पास टी वेरी कर रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है। इनिशियल कंडीशन आपको 2 भी गिवन हो सकती हैं या फिर 1 भी गिवन हो सकती है, तो इट डजेंट मैटर। अगर 2 होंगी तो आप 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे और अगर 1 होगी तो 1 ही दफ़ा अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। जो मैं पहले बता चुकी हूँ, आपने डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे 0 पुट करना है और आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। क्योंकि फिर उसी से हमें पता चलेगा ना कि अगर होमोजीनियस है तभी हम सेपरेबल मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर इन होमोजीनियस होगी या नॉन होमोजीनियस होगी तो हम सेपरेबल मेथड डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हमने उस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना होगा, देन वी विल अप्लाई दिस मेथड, ओके। सो और फिर उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस को भी चेक करना होता है कि आया कि वो होमोजीनियस है या फिर वो नॉन होमोजीनियस है। अगर इन दोनों में से कोई भी बाउंड्री कंडीशन या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, इन दोनों में से कोई एक भी अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस होगी तो हम लोग डायरेक्ट सेपरेबल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इन सेपरेबल मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि हमारी जो इक्वेशन हो और जो बाउंड्री कंडीशन हो ये दोनों हमारे पास होमोजीनियस होनी चाहिए। सो बाउंड्री कंडीशन में भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ भी हमारे पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास जो इक्वेशन है वो भी होमोजीनियस है, हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी होमोजीनियस है। इनिशियल कंडीशंस को हम चेक नहीं करते, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सेपरेबल मेथड। सेपरेबल मेथड हम कैसे क्या कहते हैं, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी, और इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कैपिटल टी, ठीक है। अब आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखना है। इक्वेशन नंबर 1 में वो आपसे क्या डिमांड करें, वो आपसे कह रहे हैं कि u के साथ आपके पास डबल डेरिवेटिव ऑफ x आना चाहिए। तो सिंपली इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप यहाँ पे जब u डबल डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे, पहले आप सिंगल ले लें, यू एक्स लेंगे तो आपके पास यू एक्स ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, तो टी आपके पास कांस्टेंट रहेगा और आपके पास एक्स की जगह एक्स प्राइम आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यू डबल एक्स लेंगे, मीन्स के एक्स के डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्स डबल प्राइम आ जाएगा और टी रिमेन सेम, ठीक है। सिमिलरली आपको राइट हैंड साइड पे यू टी चाहिए, तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप यू टी ऑफ एक्स टी ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स रिमेन सेम, मीन्स कि वो एज अ कांस्टेंट डील होगा ना, तो एक्स सेम और टी के पास एक प्राइम आ जाएगा, टी मीन्स के टी का सिंगल डेरिवेटिव आ गया। और इसी तरीके से हमें यू डबल टी चाहिए नहीं, बस मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर हमारे पास यू डबल टी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी डबल प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब आपने सिंपली क्या करना है कि आपने जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसकी जगह पे आपने यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है और यू ऑफ टी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, ठीक है। बाय यू सो इक्वेशन 1 विल बिकम एक्स डबल प्राइम टी इज इक्वल टू 1/k यू टी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स टी प्राइम, ओके। तो अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने ऑलवेज क्या करना है, आपने बोथ साइड को डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स टी, ताकि हमारे पास एक ही साइड पे एक्स वेरिएबल हो जाए और दूसरी साइड पे हमारे पास टी वेरिएबल हो जाए, ठीक है। एक्स टी से आपने डिवाइड कर देना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका टी कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा।
सो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी कि एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/k टी प्राइम ओवर टी। मीन्स कि हमारे पास एक्स सारे वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए और टी हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गए। मीन्स कि हमारे पास जो वेरिएबल थे वो सेपरेट हो गए। ओके, यहाँ तक करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है कि इसको हमने एक कांस्टेंट के इक्वल कर देना है। यूजली हम उसको लेमडा कह देते हैं माइनस लेमडा। आप यहाँ पे पॉजिटिव लेमडा भी कह सकते हैं, आप सी भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई कांस्टेंट आपकी अपनी मर्ज़ी का, और पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो ये भी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यूजली हम नेगेटिव मैं नेगेटिव ले रही हूँ। और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं सेपरेबल कांस्टेंट। जब हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए हैं तो हम उसको एक कांस्टेंट से डोनेट कर देते हैं विच इज़ कॉल्ड सेपरेबल कांस्टेंट। ओके, अब हमने क्या किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्स ऑफ एक्स है और ये जो पूरी टर्म है ये भी माइनस लैम्डा के इक्वल है, और ये जो मिड टर्म है ये भी माइनस लैम्डा के इक्वल है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपके पास 3 केसेस आ जाते हैं कि आया कि आपके पास लैम्डा लेस देन 0 हो, मीन्स कि लैम्डा नेगेटिव हो, लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स कि लैम्डा पॉजिटिव, here lambda negative, and lambda is equal to 0। ठीक है, आपके पास ये 3 केस होते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, और हमने ये तीनों केस यूज़ करने होंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बताया हो कि आप फॉर लैम्डा नेगेटिव ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बस हम लोग फर्स्ट केस को यूज़ करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर हमें नहीं बताया हुआ, जो कि हमें नहीं बताया जाता, तो आपने तीनों केस को यूज़ करना होता है, जिसमें से हमारे पास कहीं पे ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता है, और ट्रिवियल सोल्यूशन में हम लोग हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, वी वांट इन ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सो हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को लेते हुए आगे चलते हैं। सो लेट्स सपोज फर्स्ट केस हमारे पास है, फर्स्ट केस हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास लैम्डा इज लेस देन 0, मीन्स कि लैम्डा हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो वो तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ था। अगर यहाँ पे आपने ना लिया तो आपने सिर्फ लैम्डा लिया था तो यहाँ पे आप माइनस साइन यूज़ कर लेते। सोचो कोई फर्क नहीं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड 1/k टी प्राइम ओवर टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। ओके, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब सिंपली आपने क्या करना है, आप इसको थोड़ी एक इक्वेशन की फॉर्म में ले आए, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स, और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स प्राइम प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, हमारे पास जैसे टी प्राइम प्लस लैम्डा टी के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, डबल प्राइम है तो हम डी स्क्वायर लिख देंगे प्लस लैम्डा, ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगी, यहाँ पे हमारे पास सिंगल प्राइम है तो ये डी प्लस लैम्डा के ओवर टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बस इसकी सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे छोटा सा एक्स लिख देते हैं कि ये हमारे पास एक्स की इक्वेशन है, और यहाँ पे हम छोटा सा टी लिख देंगे कि ये हमें पता चल जाएगा ये टी की इक्वेशन है, टी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और ये एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी फाइंड होगी। अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की रूट्स फाइंड करनी है। ठीक है, हम रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको डी स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा को 0 के इक्वल पुट करेंगे फॉर फाइंडिंग रूट्स, तो हमारे पास ये माइनस लैम्डा हो जाएगा। बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट लैम्डा। ठीक है,
अब हमारे पास रूट्स आ गए हैं। रूट्स हमारे पास क्या हैं? इमेजिनरी रूट्स। दिस implies roots are imaginary. So complementary function will be कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? हम लोग एक्स ऑफ एक्स के लिए फाइंड करें ना, इज इक्वल टू हम अगर हमारे पास रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लेंगे? दो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मैं उसको a1 और a2 का नाम दे देती हूँ। एक के साथ हम एक दफ़ा कॉज लिखेंगे, सेकंड कांस्टेंट के साथ साइन लिखेंगे, विद जो भी हमारे पास इधर ए की वैल्यू आ रही होगी वो लिख देंगे एक्स, ठीक है। जो भी इधर वैल्यू आ रही होगी वो लिख देंगे और इसके साथ एक्स। ये हमारे पास बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बने तो हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए, एक आ गया a1 और एक आ गया a2। तो अब हम इसको कैसे अब हमें ऑब्वियसली कि हम कांस्टेंट तो नहीं हम अपने पास रख सकते ना, हमें कांस्टेंट की कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कांस्टेंट की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो हमें स्टार्टिंग में बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी दो, उनको हम यूज़ करेंगे। यूजुअली हम सबसे पहले वही वाली बाउंड्री कंडीशन यूज़ करनी चाहिए जो कि हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो आपने पीछे बाउंड्री कंडीशन में देखा था कि आपके पास एक बाउंड्री कंडीशन थी जिसमें आपके पास इज इक्वल टू 0 था और दूसरे में हमारे पास कुछ फंक्शन गिवन था -ku(a)t, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी क्या? वो थी u(0t) इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फंक्शन है वो तो 0 के इक्वल है। इट्स मीन कि जो एक्स ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है? वो 0 के इक्वल है और t विल रिमेन सेम, बट हेयर इन दिस इक्वेशन वी विल पुट x इज इक्वल टू 0। सो जस्ट x की जगह पे आप 0 पुट कर दें। ठीक है, तो ये आपकी 0 हो जाएगी टर्म। तो cos 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे भी 0 और sin 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 था फंक्शन इटसेल्फ और हमारे पास यहाँ पे a1 1 प्लस ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी a1 इज इक्वल टू 0। अब नाउ सेकंड कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, which is u(x)at is equal to -ku(at). ओके, बिफोर यूजिंग दिस कंडीशन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इसको इक्वेशन 2 का नाम देना आप। तो जब हमारे पास a1 0 हुआ तो इक्वेशन 2 विल बिकम x ऑफ x इज इक्वल टू a2 साइन अंडर रूट लैम्डा x। ये बन जाएगी ना हमारी सिंप्लीफाई होके कि हमने बस a1 की जगह पे 0 पुट किया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो ये हमारी बस इतनी रह जाएगी इक्वेशन x ऑफ x इज इक्वल टू a2 साइन लैम्डा x। ओके, बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते वक्त आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो आपसे क्या डिमांड करें कि वो u(0t) पे वो कह रहे हैं कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है या वो u(x) पे कह रहे हैं बाउंड्री कंडीशन फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दें आप। तो इक्वेशन 3 हमारे पास बनी है x ऑफ x इज इक्वल टू a2 साइन लैम्डा x। तो अब इसके अंदर हम बाउंड्री कंडीशन ये वाली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले आप x का एक डेरिवेटिव लें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे इसके डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास इक्वेशन 3 है a2 साइन लैम्डा x, ठीक है। इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x जब हम डेरिवेटिव लेंगे मीन्स कि x प्राइम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a2 लैम्डा कोस लैम्डा x। ओके, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। नाउ वी कैन यूज दिस बाउंड्री कंडीशन। ओके,
अब इस बाउंड्री कंडीशन को भी ध्यान से देखिएगा हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए होना चाहिए, और यहाँ पे भी हमें वो कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू ए पुट करना है आप। बट यहाँ पे हमने डेरिवेटिव वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, यहाँ पे हमने विदाउट डेरिवेटिव इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इसकी जगह पे आप ये लिख देंगे विद x इज इक्वल टू ए, ठीक है, और इसकी जगह पे हम ये यूज़ करेंगे विद x इज इक्वल टू ए। ओके ओके, आफ्टर यूजिंग द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और सिंपल आप मैंने माइनस की इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले गई हूँ तो वो पॉजिटिव हो गई है। अब आप देख रहे होंगे कि इन दो टर्म में से हमारे पास a2 कॉमन आ रहा है, a2 को आप कॉमन ले लें, रिमेनिंग टर्म विल बी इन ब्रैकेट k साइन लैम्डा a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बन गए हैं, या तो हम a2 को 0 के इक्वल ले सकते हैं, या तो फिर हम ये जो पूरी टर्म है लैम्डा कोस लैम्डा ए प्लस के साइन लैम्डा ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, दो चॉइसेस हैं, या तो हम a2 को 0 के इक्वल लें, या फिर वो जो ब्रैकेट वाली टर्म है उसको 0 के इक्वल लें। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना था। उसके बाद ही हम इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं ना। तो अब हमने जब a1 फाइंड किया वो 0 आ गया, लेकिन अब जब हम a2 को फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो केसेस आ गए हैं, या तो हम a2 को 0 के इक्वल ले सकते हैं, या तो हम जो उसकी ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको 0 के इक्वल ले सकते हैं, और हम किसी एक को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने अपनी इस इक्वेशन को दोबारा चेक करना है कि अगर हमने a1 तो 0 है, यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन अगर हमने a2 को भी 0 ले लिया तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 तो ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, लेकिन हमें तो ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें तो कोई सोल्यूशन चाहिए जो कि नॉन ट्रिवियल हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे a2 को 0 नहीं लेंगे, a2 को 0 के इक्वल नहीं पुट करेंगे, और यहाँ पे आपने एक लाइन लिख देना है कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि हम लोग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड है। सो यहाँ पे आप लिखोगे एक स्टेटमेंट फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन a2 इज नॉट इक्वल टू 0, वी विल टेक a2 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। और हम जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है इसको 0 के इक्वल पुट कर लोगे, ठीक है, और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करने को हम बोलते हैं, यानी कि अगर हमने कोई लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड की हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज़। सो नाउ हमने अभी इसको 0 के इक्वल लिया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लैम्डा कॉज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के साइन लैम्डा ए डिवाइडेड बाय कॉज लैम्डा ए। हमारे पास क्या आ जाता है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के टेन अंडर रूट लैम्डा ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अंडर रूट लैम्डा की वैल्यूज़ ये है, अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू है माइनस के टेन अंडर रूट लैम्डा ए। तो यहाँ पे आपने ऑलवेज लिखना होता है कि फॉर ऑल लैम्डा सेटिस्फाई दिस वैल्यूज, ओके, दैट्स इट। अब इस वैल्यूज़ को सो यहाँ पे आइगन वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो गई हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन में थी वो एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू a2 साइन लैम्डा एक्स थी, और a1 तो हमारे पास 0 हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लैम्डा की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और अगर आपने पुट नहीं करनी है आप जस्ट ये लिख दें कि फॉर ऑल लैम्डा दिस वैल्यू सेटिस्फाई, कि मीन्स के बस जिसको ज़रूरत होगी वो पुट कर देगा, बस आपको बस ये इक्वेशन आपने लैम्डा की वैल्यूज फाइंड कर लिया, अगर पुट करनी है तो कर लें, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ओके, बट यहाँ पे हमारे पास है कि लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा मीन्स के एन, कि अगर हम n की जगह 1 पुट करें n होगा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो इट्स मीन कि ये सिर्फ स्पेसिफिक नहीं है, लैम्डा सिर्फ एक वैल्यू नहीं है बल्कि ये फॉर n है, फॉर ऑल लैम्डा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ी सी इसको अच्छा सा बना देंगे कि इसको हमने एक्स एन ओवर एक्स ए एन लिख देंगे साइन
लैम्डा एक्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फॉर ऑल लैम्डा वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास आ गया एक्स एन। ओके नाउ आइगन वैल्यूज फाइंड कर लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू साइन लैम्डा ओवर एक्स। यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यूज पुट कर देंगे, और अगर नहीं भी करनी तो इट्स ओके, आप ना करें लैम्डा की वैल्यूज पुट, क्योंकि बिकॉज हम कह चुके हैं कि हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लिए एंड इट विल सेटिस्फाई फॉर ऑल लैम्डा। ठीक है, सो बस आपने क्या करना है कि और हमने कहा है कि फॉर ऑल लैम्डा, नोट फॉर अ स्पेसिफिक लैम्डा लाइक लैम्डा 1 या लैम्डा 2 नहीं, उसके लिए ये वैल्यूज़ नहीं है, बल्कि ये फॉर ऑल लैम्डा है। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम बस इस इक्वेशन में a1 तो हमारे पास 0 हो गया था ना, तो बस सिंप्लीफाई करके हमारे पास यही एक इक्वेशन बनी थी। तो हम यहाँ पे इसके सब्सक्रिप्ट में छोटा सा n लिख देंगे, और यहाँ भी हम an लिख देंगे कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि फॉर ऑल लैम्डा, यानी कि फॉर ऑल लैम्डा दिस इक्वेशन विल सेटिस्फाई। ठीक है, अब ये तो हमने x के लिए फाइंड किया था, वो हमने सोल्व कर लिया x की इक्वेशन आके, लेकिन हम यहाँ पे साथ साथ हम t के लिए भी तो फाइंड कर रहे थे ना। तो t के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई थी। अब यहाँ से हम जब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा के। ठीक है, और एज वी नो दैट टी ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ई की पावर में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा के टी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई टी की। यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा। ठीक है, हमने खुद से कोई क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बस रूट्स आ गए हैं हमारे पास, तो और हमें इसकी आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डी एक्स के पास तो हमारे पास रूट्स आई थी, और फिर उसके बाद हमने उसको कांस्टेंट, जब हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा तो हमारे पास कांस्टेंट आए थे, तो उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमें इतना प्रोसीजर करना पड़ा। बट यहाँ पर डायरेक्ट बस यही हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया केस 1 फॉर लैम्डा इज नेगेटिव इज लेस देन 0, मीन्स कि लैम्डा जब नेगेटिव होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप करेंगे कि लैम्डा, यहाँ पे आप केस 2 जब सोल्व करेंगे, आप सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जब लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा तो आप सबसे पहले एक्स के लिए जब फाइंड कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जो a1 है और जो a2 है वो हर केस में ये दोनों 0 आ जाते हैं। तो जब ये 0 + 0 आता है तो इट्स मीन कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। इसलिए बस हम बस एंड पे इसकी एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि लैम्डा इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू 0 ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप केस 3 के लिए करेंगे, केस 3 हमारे पास होगा लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, मीन्स कि लैम्डा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ भी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ लैम्डा नेगेटिव के लिए हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आया। बट ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास इन दोनों में ट्रिवियल ही आएगा, बल्कि कभी नॉन ट्रिवियल भी आ सकता है। तो आपने ये चेक करना होता है, फिर उसी तरीके से आगे प्रोसीड करना है जिस तरीके से हमने फर्स्ट केस के लिए किया था। सो हम ये फाइंड करना चाह रहे थे ना, ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बनी थी सेपरेबल मेथड की, फर्स्ट स्टेप था जो हमारा। ठीक है, एक्चुअल तो हम ये फाइंड करना चाहते थे, तो हमने उसके लिए एक्स ऑफ एक्स फाइंड किया और टी ऑफ टी फाइंड किया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास एन की फॉर्म में आ रही है ना इक्वेशन, तो बस इसको भी एन की फॉर्म में लिख दो। तो एक्स ऑफ एन एक्स और टी ऑफ टी एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्स ऑफ एन एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगी ए एन साइन लैम्डा एक्स इंटू टी ऑफ टी। हमारे पास क्या आया था, टी ऑफ टी हमारे पास था ई रेज टू पावर माइनस के लैम्डा टी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे पहुँचने के बाद आप सब कुछ यूज़ कर चुके हो। आपकी इक्वेशन जनरल इक्वेशन जो आपको इक्वेशन गिवन थी क्वेश्चन में, आपने वो भी यूज़ कर ली। उसके बाद जो आपको बाउंड्री कंडीशन 2 गिवन थी, वो बाउंड्री कंडीशन भी आप यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है इनिशियल कंडीशन। तो अब उस बेचारी को यूज़ कर लेते हैं।
हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या थी, u ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे जीरो होता तो हमारा फंक्शन जीरो के इक्वल रहता, लेकिन अभी वो हमें कोई फंक्शन दे रहे हैं तो हमने उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल करना है इस गिवन फंक्शन को। और यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे आप जीरो पुट करते हैं, तो सिंपली लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन साइन अंडर रूट लैम्डा एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस के लैम्डा टी की जगह पे जीरो पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू पावर जीरो आ जाएगा और ई रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो सिंपल हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन साइन अंडर रूट लैम्डा एक्स। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है विच इज़ ए एन। अब हमने इस ए एन को फाइंड करना है। इस ए एन को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम क्रोनिकल्स रूल भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह हो कि साइन एन पाई एक्स इंटू साइन एम पाई एक्स हो, तो हमारे पास जब एम इक्वल टू एन होगा तब हमारे पास डिवाइडेड बाई टू, और जहाँ पे अपर लिमिट की जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास न्यूमिनेटर में आएगी। मीन्स कि ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा, बस हमने इसका रेफरेंस देके हम डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हैं a/2, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास m इज नॉट इक्वल टू n होगा तो वहाँ पे हमारे पास जीरो आंसर आएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमारे पास ये n पाई एक्स m पाई एक्स आगे सो ऑन चलता रहेगा, 1 2 3, अगर आप लो n को 1 m को 2 लो तो इस तरीके से सिर्फ आपके पास एक ऐसी जगह पे ये पूरी एक सीरीज बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपके पास एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे आपके पास m इज इक्वल टू n होगा, बाकी हर जगह पे आपके पास आपकी जो भी टर्म होगी उसमें आपके पास m नॉट इक्वल टू n होगा। तो इट्स मीन कि वो जो भी नॉट इक्वल टू जब होगा तो इट्स मीन कि वो जीरो बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और जो टर्म m इज इक्वल टू n होगी वहाँ पे आप डायरेक्ट अपर लिमिट लिखोगे और उसको डिवाइड बाई टू कर दोगे, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं सोल्व, और बस इसी को यूज़ करते हुए इसी को हम यूज़ करेंगे और हम अपना ए एन का आंसर फाइंड करेंगे। ओके, हम यहाँ तक पहुँचे थे, हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन साइन लैम्डा एन, और एक्स से ओबियसली हम एक्स की लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो एक्स की लिमिट हमारे पास क्या थी, जीरो से लेस देन एक्स से लेस देन ए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप दोनों तरफ से इंटीग्रेट करके इसकी लिमिट करेंगे पुट, और यहाँ पे आप समीशन लिख देना कि फॉर ऑल एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे आप ए एन कॉन्स्टेंट है तो इसको मैंने बाहर ले गई, तो जीरो से ए आपके पास लिमिट आ गई इंटीग्रल पे, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एन है तो हमें एम भी तो चाहिए होगा। तो बस आपने सिंपली क्या करना है कि आपने दोनों साइड पे साइन अंडर रूट लैम्डा एम एक्स से मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अंडर रूट लैम्डा एम एक्स, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा साइन अंडर रूट लैम्डा एम एक्स, ठीक है। तो अब हमने क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमारे पास राइट हैंड साइड होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो सिंपली हमारे पास बन जाएगी ए एन ए ओवर टू। मीन्स के पास m इज इक्वल टू n एक ही जगह पे होगा और वहाँ पे a ओवर टू आएगा, बाकी वो जितना भी हम इसको सोल्व करेंगे वो जीरो जीरो ही आएगा। तो हमने डायरेक्ट इसको ये लिख दिया, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ है, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन है। बट अगर आपको गिवन होगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, जैसे अगर आपको कोई फंक्शन गिवन हुआ साइन टू पाई एन, साइन टू पाई एन गिवन हुआ क्वेश्चन, या फिर आपको गिवन हुआ क्वेश्चन कोज 2 पाई एन, तो आपको बाय यूजिंग द बाय पार्ट्स आपको इस इंटीग्रल को भी आगे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और बस ए एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एम इज इक्वल टू एन है, तो यहाँ पे हम एम की जगह पे एन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 0 टू ए इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स साइन अंडर रूट लैम्डा एन एक्स। तो हम यहाँ से ए एन में इंटरेस्टेड हैं, तो ए एन को आप सेपरेट कर लें, बाकी सबको एक जगह पे ले जाएं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर ए 0 से ए इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स साइन अंडर रूट लैम्डा एन एक्स डी एक्स। डी एक्स के विद रिस्पेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना।
तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स आ जाएगा हर जगह पे।